स्वागत है आपका आज के एजेंडा में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर कोने की बात इस बुलेटिन में करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से नरेंद्र यादव, अजीत सिंह, दिल्ली से अनूप गुप्ता, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी, देहरादून से भारती सकलानी और प्रयागराज से सर्वेश दुबे और साथ साथ मेरठ से निखिल अग्रवाल भी जुड़ेंगे और ये सारे सहयोगी उन खबरों के बारे में बताएंगे जो आज सुर्खियां बन सकती हैं, एजेंडा बन सकती हैं। और सबसे पहले हम रुख करेंगे इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली का। अनूप गुप्ता का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि वहां पर ऐसा क्या बड़ा घटने वाला है जो आज सुर्खियां बन सकता है। बताइए अनूप। देखिए देव, आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है जिसका आज दूसरा दिन है। काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का अभिभाषण हुआ था और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि अमित शाह ने साफ तौर से कहा कि महागठबंधन बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी 73 से 74 हो जाएगी, 72 का कोई चांसेस नहीं है। आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होने वाला और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र देंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि किस तरीके से मिशन 2019 के लिए लगना है। न केवल अपनी सरकार के उपलब्धियों को गिनाएंगे बल्कि वो साफ तौर से अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाएंगे और आगे जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरह की तैयारियां करना है उसका मंत्र भी देंगे। देव जी ठीक है अनूप, आपने राजनीति की बात की, बीजेपी की बात की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक युगांतकारी घटना घटने वाली है और उसको भी हम विशेष रूप से कवर कर रहे हैं। अजीत के पास चलते हैं लखनऊ, उनसे विस्तार से जानते हैं कि वो घटना क्या है और कैसे वो हेडलाइन बनने वाली है आज भी और आने वाले दिनों में भी। बताइए अजीत। बिल्कुल राजेंद्र, उत्तर प्रदेश की सियासत का आज सबसे बड़ा और अहम दिन होगा। 25 साल यानी 2.5 दशक बाद अखिलेश यादव और मायावती एक मंच पर होंगे जहां हम मौजूद हैं। ये होटल ताज है जहां 12 बजे ज्वाइंट पीसी की जाएगी और गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि क्या आज ये दोनों बड़े नेता गठबंधन का ही ऐलान करते हैं या फिर सीटों के बंटवारे का फार्मूला भी ऐलान करते हैं, तो देखने वाली बात होगी। हम 2 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे राजेंद्र आपको जो अखिलेश यादव और मायावती की लगी है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर। एक तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव है, उसके साथ डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर लगी है जिस पर स्लोगन लिखा हुआ सपा बसपा आई है, नई उम्मीद लाई है। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर हमारे बाएं हाथ पर लगी है वो बसपा सुप्रीमो मायावती की लगी है जिस पर साफ तौर पर वही 2 तस्वीर ऊपर लिखी है, जय भीम जय समाजवाद, और नीचे लिखा हुआ बसपा सपा आई है, नई क्रांति लाई है। यानी एक स्लोगन में नई उम्मीद और एक स्लोगन में नई क्रांति की बात लिखी गई है और यही कमोबेश पोस्टर पूरी राजधानी में चौराहों से लेकर गलियों तक बांटे गए हैं और यही स्लोगन दिए गए। यानी बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश इन दोनों दलों की तरफ से की गई है कि अब हम आ गए हैं, आपके लिए अब खैर नहीं, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जो गठबंधन का फार्मूला वो लगभग तय हो गया कि कांग्रेस की 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाई जाएगी, इसके अलावा आरएलडी को 2 से 3 सीटें दी जाएगी। और जो खबर आ रही है सबसे बड़ी खबर की अनुप्रिया पटेल यानी जो बैकवर्ड सियासत साधने की कोशिश है अपना दल के लिए 1 सीट और 1 सीट ओम प्रकाश राजभर यानी भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के लिए ये छोड़ सकते हैं। तो आज सबसे बड़ा दिन होगा क्योंकि 1993 में अगर आप जाएं तो जब सपा बसपा एक साथ थी तो क्या स्थिति उत्तर प्रदेश सियासत की थी। 42% से अधिक वोट शेयर जाता है। अगर 2014 की बात करें तो 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर थी और 34 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 थी। यानी अगर उस वक्त भी दोनों दल एक साथ होते जब मोदी लहर थी तो 65 सीटों पर यह चुनाव परिणाम को बदल सकते थे। अब वोट परसेंटेज बढ़ा है 2017 में इन दोनों दलों का, तो निश्चित तौर पर आने वाला वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और उत्तर प्रदेश की सियासत का एक नया अध्याय आज लिखा जाएगा दिन के 12 बजे। राजेंद्र ठीक है अजीत, देहरादून चलते हैं भारती के पास और उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, देहरादून के बारे में जानते हैं। बताइए भारती। देखिए, जिस तरीके से अभी अजीत बता रहे थे राजेंद्र की बसपा और सपा के गठबंधन पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। कांग्रेस भले ही दूर है लेकिन उत्तराखंड पर खास तौर पर इस गठबंधन पर नजर बनी रहेगी आज दिन भर क्योंकि 2 सीटों पर लोकसभा की यहां पर बसपा सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती है, इस तरह की सुगबुगाहट है। तो क्या कुछ रहने वाला है आज उत्तर प्रदेश में, इस पर उत्तराखंड के लोग भी खासी नजर बनाए रखेंगे। फिर बीजेपी दिल्ली में कार्य परिषद की बैठक चल रही है, वहां पर आज क्या कुछ होगा, दूसरी बड़ी खबर है, इस पर नजर बनी होगी क्योंकि
कई जो मंत्री हैं, यशपाल आर्य की बात कर ली जाए, चाहे रेखा आर्य की बात कर ली जाए, उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो वो भी यहाँ पर उस पर भी मंथन हो सकता है कि लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ आगे की प्लानिंग रहती है बीजेपी की, वो दिल्ली पर आज जो बैठक होगी उसमें नजर बनी रहेगी। फिर जो तीसरी बड़ी खबर है, औली से हमारे पास है राजेंद्र, वहां पर जो ढलान में घूमने आ रहे हैं पर्यटक, उनके लिए जो फीस का मुद्दा है वो यहाँ पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि काफी नाराजगी यहाँ पर पर्यटन कारोबारियों में भी इसको लेकर देखने को मिल रही है। फीस के मुद्दे को क्या यहाँ पर सरकार वापस लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और जो चौथी खबर है वो है स्वाइन फ्लू की, क्योंकि 2 मौतें हो चुकी है 7 दिन के अंदर प्रदेश में, और अब स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य महकमे ने अलर्ट मोड पर सभी अस्पतालों को रख दिया है। स्पेशल वार्ड्स यहां पर स्वाइन फ्लू के बना दिए गए हैं। अभी भी क्योंकि 5 संदिग्ध मरीज अस्पतालों में एडमिट हैं, तो अभी भी चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। और जो आखिरी खबर जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं, राजेंद्र, उत्तराखंड का रुख जो लोग भी करते हैं वो उनके लिए यहाँ पर यह खबर है, क्योंकि आज शाम से ये कहा जा रहा है, दोपहर बाद से ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में मौसम एकदम से बदल जाएगा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उस पर पर्यटन कारोबारियों की भी यहाँ पर नजरें हैं, क्योंकि लोग आएंगे तो उनको भी अच्छी आमद होगी। ठीक है, अब हम वाराणसी चलते हैं और वाराणसी के बारे में भी जानते हैं, उस पूरे बेल्ट के बारे में जानते हैं। उपेंद्र के पास चलते हैं, बताइए उपेंद्र। हाँ बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से आज लखनऊ का सियासी पारा बढ़ा हुआ है, उसी तरीके से पूर्वांचल में राजनीति के केंद्र बन चुके वाराणसी का पारा भी बढ़ेगा। आज कांग्रेस जिस तरीके से इस बार अपने लोकसभा चुनाव में जो उनका घोषणा पत्र है वो आम लोगों की सहमति से बना रही है, उसी कड़ी में आज वो सहमति का जो कारवां है वो कांग्रेस का वाराणसी पहुंचा है, और खुद पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम उसका नेतृत्व करेंगे। और यहाँ पर करीबन 250 से भी ज़्यादा जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ मोती झील में एक संवाद करेंगे। उस संवाद के बाद जो लब्बो-लुआब निकलेगा, उस लब्बो-लुआब के आधार पर कांग्रेस का वो घोषणा पत्र तैयार होगा, जिसके आधार पर वो 2019 का रण लड़ेगी। यूं तो कांग्रेस ने देश के अलग अलग हिस्सों में ये जो है संवाद किया है, लेकिन काशी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस की जिससे लड़ाई है भाजपा, उसका मुखिया यहाँ से सांसद है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोगों से संवाद स्थापित करके आज कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार होगा, जिस पर आज हमारी नजर रहेगी और जिस पर आज पूरे पूर्वांचल से जो कांग्रेसी हैं वो आज वाराणसी में जमा है। और अब कुछ देर बाद जब वो प्रोग्राम शुरू होगा और मोती झील में जिस तरीके से लोगों की जो बुद्धिजीवियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से बात लोग रखते हैं कांग्रेस को, किस तरीके से कांग्रेस को बदलाव की सलाह देते हैं। ये तमाम सारे जो अहम पड़ाव हैं उन पर हमारी नजर रहेगी और उस लब्बो-लुआब पर भी नजर रहेगी जो आज घोषणा पत्र के लिए निकलेगा। दूसरी बड़ी खबर जौनपुर से रहेगी। जिस तरीके से पूरे ठंड में रैन बसेरों की व्यवस्था के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं अफसर जो है अपनी कुछ जो है गलत योजनाओं से उनकी योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। और जिस तरीके से जौनपुर में अब रैन बसेरे में जाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है, तो वहां पर इस तरीके का मामला सामने आया है। अब सवाल ये उठता है कि जो ठंड में बेबस, बेसहारा, गरीब, मजबूर लोग हैं वो पहले अपना आधार कार्ड लाएं या इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे पे जाएं, तो ये बेहद अमानवीय है। और इस अमानवीय घटना पर लगातार जिस तरीके से हम चोट कर रहे हैं, तो आज भी हम अफसरों के सामने सवाल रखेंगे और देखना ये होगा कि कब तक इस जो अमानवीय योजना है, अमानवीय हरकत है, इस पर अफसर कब जो है लगाम लगाएंगे और कब बेसहारा मजदूरों को आज जो है रैन बसेरे में रात बिताने की इजाजत मिलेगी। राजेंद्र, उपेंद्र, ये तो हैरान करने वाली बात है और इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता कि ठंड में ठिठुर रहे लोगों से आधार कार्ड मांगा जाएगा रैन बसेरों में जाने के लिए। आपको बिल्कुल प्रश्न करने चाहिए और हमें उन उत्तरों को, उन रेस्पॉन्सेस का इंतजार रहेगा उन अधिकारियों के। चलते हैं निखिल अग्रवाल के पास मेरठ और उनसे जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज क्या बड़ा हो सकता है। बताइए निखिल। देखिए राजेंद्र, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ी खबर बागपत से आ रही है, जहां किसानों ने आवारा पशुओं के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि कल किसानों ने आवारा पशुओं को एक प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया, जिसके बाद पढ़ाई नहीं हो सकी। यानी आप देख सकते हैं कि स्कूल में तो पशु हैं और बच्चे बाहर हैं,
ये एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है और जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि आवारा पशुओं को गौशाला भेजा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आवारा पशु टहल रहे हैं और खेती को खराब कर रहे हैं तो ये प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चेतावनी है और उनके लिए एक बड़ी लापरवाही का सबूत भी दे रही है। वहां आवारा पशुओं को किसानों ने प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया। दूसरी जो बड़ी खबर है वो पूरे वेस्ट यूपी से आ रही है। वो वजह साफ है कि जो इस तरीके से H1N1 वायरस फैल रहा है, उस स्वाइन फ्लू फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। जो भी लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं खतरा मन में ये बैठ गया है कि कहीं उन्हें स्वाइन फ्लू तो नहीं हो गया है। जो विभाग है, स्वास्थ्य महकमा है, उसने भी एडवाइजरी जारी करी है कि हर अस्पताल में एक स्वाइन फ्लू वार्ड बनाया जाए ताकि लोगों को जल्दी रिलीफ मिल सके, लोगों की टेस्टिंग हो सके और उन लोगों को पता चल सके कि आखिर उन्हें बीमारी क्या है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो खौफ बैठ गया है स्वाइन फ्लू का, क्योंकि अकेले मेरठ की अगर हम बात करें तो 20 से भी ज्यादा मरीज स्वाइन फ्लू के मिल गए हैं, जिसके बाद अब विभाग बिल्कुल अलार्मिंग मोड पे आ गया है और उसने साफ कर दिया है कि यहाँ पर जो स्वाइन फ्लू के कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो तेजी से फैल रहे हैं और ये कमोबेश पूरे वेस्ट की स्थिति है। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो पुलिस महकमे से आ रही है। मेरठ में एक सिपाही की शादी 21 जनवरी को तय थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। गोली लगने से मौत हुई है। हत्या और आत्महत्या के फेर में मेरठ पुलिस अभी तक उलझी हुई है। सिपाही का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है, जिसके बाद ही तय होगा कि उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या हो गई है। परिजन जो है वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सिपाही की हत्या की गई है, उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। वही पुलिस कह रही है क्योंकि उसके पास से एक अवैध हसला और कुछ कारतूस भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की है। हालांकि माजरा तभी खुल पाएगा जब ये रिपोर्ट सामने आ पाएगी। जो चौथी बड़ी खबर है फिर आवारा पशुओं की आ रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी कि आवारा पशुओं को गौशाला भेजा जाए, मेरठ का जो नगर निगम है वो इस पर मुस्तैद हो गया है और जगह जगह घूमकर आवारा पशुओं को पकड़ रहा है और गौशाला में भेज रहा है। आखिर ये गौशाला का खर्चा कैसे चलाएगा नगर निगम, इस पर अभी विचार चल रहा है, लेकिन जो नगर निगम है वो इस पर तेजी से काम कर रहा है। ठीक जी राजू, नगर निगम तेजी से काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल अजीब है कि स्कूल के बच्चे स्कूल के बाहर हैं और स्कूल के भीतर हैं आवारा पशु। चलिए आज के एजेंडा पर बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रयागराज चलते हैं सर्वेश दुबे के पास और उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या विशेष घटने वाला है आज। बताइए सर्वेश। देखिए, प्रयागराज की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला लग रहा है और इसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है। कुंभ मेले की अगर आज बात करें तो आज निर्मल अखाड़े की पेशवाई निकलेगी और ये शाही अंदाज में अखाड़ों की पेशवाई निकाली जाती है। कुल 13 अखाड़े सनातन धर्म में हैं और 12 अखाड़ों की पेशवाई अब तक निकल चुकी है और आज आखिरी अखाड़ा निर्मल अखाड़ा वो भी कुंभ मेला छावनी में अपने प्रवेश कर जाएगा। तो आज इसकी दिव्यता और भव्यता देखने को यहाँ पर लोगों को मिलेगी और 15 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा मकर संक्रांति का। उसको लेकर देश से और दुनिया से तमाम श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। संगम की इस धरती पर लोगों के आने का सिलसिला है। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ये संगम का क्षेत्र है और ये सेक्टर 4 है और ये हनुमान मंदिर रोड है। जो श्रद्धालुओं के आने का क्रम है वो सिर पर गठरी लिए अपना साजो सामान लिए यहाँ पर मेले की ओर बढ़े आ रहे हैं, माँ गंगा की गोद में आ रहे हैं और यहाँ पर जो दिव्य और अलौकिक कुंभ का आयोजन हुआ है यहाँ पर वो आ रहे हैं इस कुंभ मेले में शरीक होने और यहाँ पर जो अलग अलग संस्कृतियों का बिल्कुल स्वाभाविक है उसमें सर्वेश से बिल्कुल स्वाभाविक है ये दृश्य और ये आगे दृश्य और विराट होता चला जाएगा प्रयागराज में। रामगोपाल द्विवेदी के पास चलते हैं गोरखपुर और उनसे जानते हैं कि गोरखपुर में क्या बड़ा होने वाला है आज। बताइए रामगोपाल। राजेंद्र, आज जो प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा होने वाला है सपा और बसपा, जिसका महागठबंधन का ऐलान आज दोपहर 12 बजे लखनऊ में होगा, उस गठबंधन की नींव इसी गोरखपुर में पड़ी थी। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चुनाव हारने के बाद ये कहा था अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब हम बीजेपी को उसी की ही दांव से मात देंगे, यानी कि छोटे छोटे दलों को अपने साथ कुनबे के रूप में जोड़ेंगे, तो उसकी भी नींव की अगर हम बात करें तो वो भी गोरखपुर में ही पड़ी थी। क्योंकि निषाद पार्टी और पीस पार्टी से गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने यहाँ पे समझौता किया था और उस समझौते के तहत प्रवीण निषाद, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के लड़के हैं, उनको टिकट दिया था। उसके बाद फिर आगे इतिहास बन गई थी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था आज जो लखनऊ में हो रहा है वो गोरखपुर से ही हो रहा है। इस पूरी घटनाक्रम पे हमारी भी नजर यहाँ से बनी रहेगी। दूसरी जो है आज गोरखपुर महोत्सव का दूसरा दिन है, कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। शाम को
भी रंगारंग का ही कार्यक्रम आयोजित है। और तीसरी जो पूर्वांचल की इस समय एक बड़ी समस्या बनी हुई है, खास करके गोरखपुर और बस्ती मंडल में किसानों को लेकर है, वो है यूरिया खाद का संकट। हालांकि कल जब जिलाधिकारी से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें एक रैक मिल चुका है और जितने साधन सहकारी समितियां हैं उन पे खाद पहुंचा दिया गया है। ओवर रेटिंग करने वाली 7 दुकानों को सीज कर दिया गया है, लेकिन जमीन पर स्थितियां कोई बहुत बेहतर नहीं है। ठीक है, आपकी बात से बिल्कुल जाहिर है। आगे बढ़ते हैं और ये जो गठबंधन की बात हो रही है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, इस पर बात करते हैं अजीत से। अजीत, बहुत दिन है आप कवर करने के लिए वहां पर मौजूद हैं होटल के बाहर। अब क्या ऐसा घटते देखा इस बीच में आपने जो आपको बहुत यूनिक लगा हो पिछले कुछ वर्षों में? देखिए, बिल्कुल अगर राजेंद्र सपा बसपा की बात की जाए तो 1995 के बाद ये दोनों एक साथ कभी नहीं दिखे, और वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती जो काफी हार्ड मानी जाती है और जल्दी समझौते पर नहीं राजी होती। अब इस वक्त अखिलेश यादव ने उनको मना रखा है और वो ये बताने में कामयाब रहे कि अब वो वक्त नहीं रहा जो प्रधानमंत्री ने आगरा में जिक्र किया था कि गेस्ट हाउस कांड बोलकर दोनों एक साथ आ गए। लिहाजा ये गठबंधन पक्का हो चुका है। एक और खबर आपको बता दें कि जयंत चौधरी भी लखनऊ में है, तो ये भी हो सकता है कि शायद वो ज्वाइंट पीसी में जयंत चौधरी भी आ सकते हैं, क्योंकि उनकी साइकिल रैली की होर्डिंगे और बैनर लगे हुए हैं राजधानी में, तो ये भी कहा जा सकता है कि वो भी आ सकते हैं। लेकिन एक बात जो साफ है गठबंधन की, वो ये गठबंधन की साफ है कि आपने कैराना, नूरपुर, फूलपुर, इसके अलावा गोरखपुर का चुनाव देखा था, उसको लेकर ये दोनों पार्टियां काफी संजीदा हैं और इस बात के लिए पुख्ता तौर पर वो अपनी सियासी जमीन जो है एक तरह से बना चुकी हैं। और जो उनका गठबंधन का फार्मूला है राजेंद्र, जो सबसे अलग है, यानी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुभाषपा, जो बीजेपी का सहयोगी दल है, अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल जो बीजेपी के साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लिए भी एक एक सीटें छोड़ने का प्लान है। यानी ओबीसी को एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश, और कांग्रेस की 2 सीटें छोड़ देगी गठबंधन और 37 सीटों पर लड़ेगी और 2 से 3 सीटें। अजीत, बिल्कुल बहुत सोच समझ के विस्तार में ये रूपरेखा बनाई गई है। बैकवर्ड और SC/ST ये कॉम्बिनेशन बना रहे और ये सब एक ही बैनर के तले, महागठबंधन के बैनर के तले दिखाई दे सबके रिप्रेजेंटेटिव। ये कोशिश है, कितनी कामयाब होती है तो समय बताएगा, लेकिन ये कोशिश है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आज का एजेंडा। धन्यवाद।